चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक, फाजान रूल। नया हेडिंग लिखिएगा, फाजान रूल है ना, इसके बारे में स्टडी करते हैं। फाजान रूल एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और जनरली यहाँ से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। ठीक है, फाजान रूल्स में आपको क्या पढ़ना है, बेसिकली आपको ये स्टडी करनी है। इसने ये बताया कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड अगर है या आयोनिक बॉन्ड अगर प्रेजेंट है दो एटम्स के बीच में, तो उनमें 100% आयोनिक कैरेक्टर नहीं होता। मतलब वो कंप्लीटली आयोनिक बॉन्ड नहीं है, उसमें सम पार्शियल अमाउंट किसका होता है, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब शेयरिंग वगैरह भी कुछ प्रेजेंट होगी वहां पे। ठीक है, 100% आयोनिक बॉन्ड आयोनिक नहीं होता, 100% कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट नहीं होता, उसमें कुछ परसेंट जो कोवेलेंट बॉन्ड अगर है वहां पर, तो उसमें कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर होगा। समझ में आया? मतलब आयोनिक बॉन्ड 100% आयोनिक बॉन्ड नहीं है, सम कोवेलेंट कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन इट। ओके, और ऐसे ही कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो वो 100% कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा, उसमें कुछ पार्ट क्या होगा, आयोनिक कैरेक्टर का होगा। तो है ना, इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिए इसको, कोवेलेंट बॉन्ड हैज सम आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है, एंड आयोनिक बॉन्ड हैज, या हैव कर लेते हैं, बॉन्ड्स हैव कोवेलेंट कैरेक्टर। ये फाजान रूल का स्टेटमेंट है। आयोनिक बॉन्ड अगर है तो उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें कुछ पार्ट क्या होगा, आयोनिक कैरेक्टर होगा। कोवेलेंट में आयोनिक और आयोनिक में कोवेलेंट कैरेक्टर। ओके, चलो अब ये होता कैसे है वो चीज मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ठीक है, इसको राइट नोट कर लिया होगा। लेकिन क्या होता है जनरली, एक कैटाइन लिया मैंने, यहाँ पे कैटाइन है, पॉजिटिव आयन कैटाइन, दिस इज द एनाइन। आयोनिक बॉन्ड की अगर बात करते हैं, आपको पता है कैटाइन और एनाइन में आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कैटाइन पॉजिटिव चार्ज है, ये एनाइन है, एनाइन का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है ना, लार्जर देन कैटाइन। उसका रीजन बाद में पढ़ेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड होता है, सबको पता है इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। होता क्या है, ये कैटाइन क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसको ऐसा बोला जा सकता है, व्हेन अ कैटाइन अप्रोचेस एन एनाइन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कैटाइन। एनाइन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्ट कर रहा है किसको, कैटाइन को। ठीक है, उससे क्या होगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। ये डिस्टॉर्टेड का मतलब इसका शेप चेंज हो जाएगा, तो कुछ कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी इसमें। इतनी सुंदर तो नहीं बनती, लेकिन फिर भी ठीक है। मतलब ये एक स्फेयर था ना, अभी ये ऐसा डिस्टॉर्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड यहाँ पे आ गया सारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज देखना, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि ये शेयरिंग की तरफ पार्टिसिपेट कर, मतलब शेयर करना चाहते हैं ना अपने आप को कैटाइन के लिए, तो इसलिए यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगा। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम कोवेलेंट कैरेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक तरीके से देखा जाए तो है ना, कि पोलराइजेशन हो गया इसका, एनाइन का क्या हो गया, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब कुछ चार्ज क्रिएट हो गया। इस साइड में देखो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब इसको हम पॉजिटिव मान लें और इसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे, तो ये हो गया पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ध्यान रखिएगा, एनाइन का होता है पोलराइजेशन, और कैटाइन ने इसको किया है ना, तो इसके पास में पावर है, तो इसको क्या बोल दिया, एनाइन। कैटाइन हमेशा क्या करता है, पोलराइजिंग पावर। तो दो वर्ड यहाँ ध्यान रखिएगा, कैटाइन तो पोलराइजिंग पावर के लिए वर्ड यूज करेंगे, मतलब कैटाइन के लिए पोलराइजिंग पावर और एनाइन के लिए पोलराइजेशन। ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस होगा। ठीक है, और डिस्टॉर्टेड हो गया स्ट्रक्चर, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है। ठीक है, पोलरिटी जनरेट हो गई है। चलो इसको एक लैंग्वेज में लिख लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी आप रीड करें तो आपको समझ में आ जाए। तो लिखना सीधा सीधा, व्हेन ए कैटाइन, व्हेन ए कैटाइन approaches approaches an anion, इसको माइंड में रखिएगा इस डायग्राम को, उससे आपको ये लैंग्वेज बहुत इजी लगेगी ना। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज अट्रैक्टेड, वो अट्रैक्ट हुआ है उससे, इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, किधर अट्रैक्ट हुआ है, कैटाइन की तरफ, टूवर्ड्स द कैटाइन।
and hence get distorted. उसकी स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो गई, थोड़ी सी चेंज हो गई है, ठीक है। इसी इफेक्ट को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ एन आयन। द इफेक्ट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ द एनायन। पोलराइजेशन ऑफ द एनायन, एनायन का पोलराइजेशन हो गया है, ठीक है। द पावर ऑफ कैटायन टू पोलराइज द एनायन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर, है ना। तो एक लाइन और ऐड कर लीजिए इसमें, ताकि ये हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। द पावर ऑफ द कैटायन, the power of cation to polarize the anion is called polarizing power। ये हमारी लैंग्वेज कंप्लीट हो गई ना, पोलराइजिंग पावर। बहुत आसान है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें लिखा है व्हेन अ कैटायन अप्रोचेस टू एनायन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैटायन and hence get distorted. The effect is called polarization of anion, and the power of the cation to polarize the anion is called polarizing power। ये नोट किया आपने। अब इसको डायग्रामली आप है ना रिप्रेजेंट कर दें। यहाँ कैटाइन बना दो और इधर एनाइन लिखो, ठीक है। और एनाइन लिखा, अब क्या करें, इसको अप्रोच करवाते हैं ना, तो ऐसे एक डायग्राम तो ये बना दो, ये पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप पोलराइजेशन ऑफ एनाइन। एनाइन पोलराइज हो गया है, ठीक है। और इसको इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, इसके लिए वर्ड यूज होगा पोलराइजिंग पावर। दोनों में डिफरेंस है, पोलराइजिंग पावर, ठीक है। ये दो हमने टर्म्स यूज किए हैं, पोलराइजेशन ऑफ एनाइन जो कि डिस्टॉर्टेड हुआ है, और किसने किया है, किसमें, ये पावर कैटाइन में। तो कैटाइन के लिए हमने वर्ड यूज किया पोलराइजिंग पावर, ठीक है। बहुत आसान है। अब आप एक चीज सोचिए, अब आप लोगों को है ना इससे कंक्लूजन्स डेराइव करना है। क्या कंक्लूजन होगा, स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन हैज अ ग्रेट पोलराइजिंग पावर। मतलब सीधी सी बात है, अगर किसी कैटाइन का साइज छोटा है मतलब उसमें टेंडेंसी होगी पोलराइजिंग पावर, मतलब एनाइन को डिस्टॉर्ट करने की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एनाइन का साइज लार्ज होना चाहिए, एनाइन का साइज जितना लार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, शिफ्ट होने लगेंगे, है ना। ये इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें हम फैक्टर्स लिखते हैं जरा, अब लिखना जरा फैक्टर्स, इसको हटा देता हूं, लिखेंगे जरा फैक्टर्स लिखते हैं, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो फर्स्ट लिखना स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन, स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन, कैटाइन का साइज स्मॉल होना चाहिए ना। तो इसमें लिख लेते हैं सीधा सा, स्मॉलर द कैटाइन, स्मॉलर द कैटाइन ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर, जितना छोटा कैटाइन होगा उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको एक चीज याद रखनी है, आप लोग जब पीरियोडिक टेबल के अंदर टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमेशा एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होगी, ठीक है। अब देखिए जरा, अगर मैं बात करूं फर्स्ट ग्रुप की, फर्स्ट ग्रुप मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। इसकी बात करते हैं। तो अगर आपको एग्जामिनर एक क्वेश्चन प्रोवाइड करे, यहाँ लिथियम क्लोराइड दिया और फिर दे दिया Na क्लोराइड, फिर पोटेशियम क्लोराइड और इस तरीके से RbCl, और आपसे क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर हम देखेंगे, देखो यहाँ एनाइन का साइज तो सब में सेम है, Cl- तो कॉमन है, डिफरेंस किस बात में है, डिफरेंस है कैटाइन का साइज, ठीक है। ये कैटाइन देखो डिफरेंट है। अब आपको मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन, जितना छोटा साइज होगा उसकी उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, और उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी तो उतना ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा, पोलराइजेशन करेगा एनाइन को, और उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चन जो इसका जो कंसेप्ट है वो साइज है,
स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, टॉप टू बॉटम आने पे साइज इंक्रीज होता है। तो लिथियम का साइज सबसे छोटा है, मतलब कैटाइन का साइज स्मॉलेस्ट है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो ये वाला ऑर्डर आपको यहाँ पे अरेंज करना है, इस तरीके से लिख दो इसे। लिथियम क्लोराइड इज मोर कोवेलेंट देन KCl, ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार। लिथियम क्लोराइड इज मोर कोवेलेंट देन KCl बिकॉज लिथियम हैज स्मॉलर साइज देन पोटेशियम। कैटाइन का साइज जितना छोटा होगा, पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, और उतना ज्यादा वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, एनाइन का जो है। ठीक है, फर्स्ट थिंग खत्म हो गई है। सेकंड देखते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन। सेकंड फैक्टर लिखेंगे, लार्ज चार्ज ऑफ, लार्ज चार्ज कर देते हैं, चार्ज ऑफ कैटाइन। कैटाइन का चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। एग्जांपल दिया NaCl, MgCl2 और AlCl3। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो चार्ज देख लेते हैं। अब देखो इसमें आप साइज वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो ग्रुप ही डिफरेंट हो गया है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज 1, पॉजिटिव 2, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है, और एल्यूमिनियम पे कितना होता है, +3। एल्यूमिनियम का जितना ज्यादा चार्ज है उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। चार्ज ऑफ कैटाइन, कैटाइन का जितना बड़ा चार्ज होगा पोलराइजेशन पावर उतनी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग इसको अरेंज करेंगे। तो सेकंड कंसेप्ट देखिएगा, चार्ज ऑन कैटाइन, कैटाइन पे जितना लार्जर चार्ज होगा पोलराइजिंग पावर उतनी होगी। ठीक है, अगर मैं आपको इसी को रिलेट करके कंसेप्ट और बता दूं, लार्जर चार्ज ऑन एनाइन, ये बात भी ठीक है। एनाइन का चार्ज भी जितना ज्यादा होता है ना, उतना ही ज्यादा ये होता है, क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है उसके अंदर। ठीक है, ये भी इसी के साथ याद रख लो। और एक और चीज लिख लें यहाँ पे, लार्जर या लार्ज साइज ऑफ एनायन, एनाइन का साइज क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो उससे अच्छा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। तो 4 फैक्टर्स हैं ये आपको याद होने चाहिए। हालांकि देखो इसमें क्या होता है, इसमें आप एक छोटा सा डायग्राम अगर याद रखोगे ना माइंड में, तो सारे फैक्टर्स क्लियर हो जाते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं, ये एक 4 पॉइंट एक कॉमन है, जो 5th फैक्टर है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए कैसे, इसको आप इस तरीके से याद रखो, ये पॉजिटिव और ऐसे बड़ा करके नेगेटिव याद रखो, बस काफी है, इससे काफी कुछ क्लियर हो गया है। क्या क्लियर हो गया है, देखो साइज कैसा होना चाहिए कैटाइन का, स्मॉल, एनाइन का साइज क्या होना चाहिए, लार्ज। ठीक है, सेकंड थिंग बात करते हैं, दो फैक्टर कंप्लीट हो गए। अब जो 2 फैक्टर है, मतलब रिमेनिंग 2 फैक्टर हैं, उनमें तो क्या करना है, चार्ज दोनों का ज्यादा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज भी लार्ज होना चाहिए और नेगेटिव चार्ज भी क्या होना चाहिए, लार्ज। तो कॉमन है ना, तो उसको कोई फैक्टर नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अब 5th फैक्टर लिखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटाइन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटाइन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, यहां पे लिखेंगे स्टार बना के, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देखिएगा कैसे, स्टार है ये, इसको शॉर्ट में हम लोग PNGC भी बोल देते हैं ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका छोटा सा हो गया। तो देखो अब जरा होता क्या है, इसको जरा गौर से समझिएगा। स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके पास भी होगा उसका, उसमें कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। इसको नोट कीजिएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें ज्यादा होगा जिसके पास ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है। और ये कॉन्फ़िगरेशन होने का मतलब सिर्फ इतना सा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 18। इसको अब मैं एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे। अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इफ देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, then their configuration will be pseudo noble gas configuration and it has greater covalent character। तो ये किस में होता है वो मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक भी बता दूंगा, पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, ये याद हो जाएगा, स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें भी प्रेजेंट होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होगा। ओके, इधर देखते हैं एक एग्जांपल, मैंने यहाँ पे लिखा है कॉपर, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 तक तो एटलीस्ट आपको टिप्स पे होना चाहिए। 1s2, कॉपर एटॉमिक नंबर होता है 29, 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p6 3d10 4s1। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा का पूरा 29 हो गया। अब देखिए होता क्या है इसमें, यहाँ पर आपको कॉपर नहीं लेना, कॉपर +1 लेना है, ठीक है, मतलब उसकी आयोनिक फॉर्म लेनी है। कॉपर +1 है, इसका मतलब +1 मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करेंगे तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन ये रिमूव हो जाएगा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन कहां तक होगा, सिर्फ 3d10 तक। ओके, 3d10। अब देखो फर्स्ट ऑर्बिट कौन सा है, फर्स्ट ऑर्बिट है ये 1s2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। सेकेंड ऑर्बिट ये दोनों मिलाकर है ना, सेकेंड ऑर्बिट तो कितना हो गया 8। और थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स देखिए 3 3 और 3, ये थर्ड ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 6 और 10 कितना 18। थर्ड ऑर्बिट ये पूरा मिलाकर थर्ड ऑर्बिट है ना। तो ये तो ऑर्बिटल्स होते हैं एसपीडीएफ, जिसे आप सबशेल बोलते हैं। और ये 3 1 2 3 जो डिजिट्स लिखी हुई है ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट, ठीक है। तो ये कितना हो गया 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कॉपर +1 में कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इट मींस इट हैज अ लार्जर टेंडेंसी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। तो ये कौन कौन लोग हैं मैं बता देता हूं आपको। देखो यहाँ पे इसको लिख लेना, एक एग्जांपल तो नोट कीजिएगा जिससे आपको आइडिया होगा। 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। वो जो एलिमेंट होगा वो होगा स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला एलिमेंट, और उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अब ये ऐसे कौन कौन है पीरियोडिक टेबल में जिनके पास स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसको मैं एक साथ बताता हूँ। जब हम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे वहां पर भी इसको समझा जा सकता है, ठीक है। वो कौन कौन है देखना। देखो आपने पीरियोडिक टेबल को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास में 11th ग्रुप और 12th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे देखना। कॉपर होगा, मतलब कॉपर +1, उसकी आयोनिक फॉर्म लेनी है, ध्यान रखना। कॉपर +1, Ag+1 और Au+1। ये देखो ये है ना, पहले के टाइम में इनसे क्या करते थे हम लोग, कॉइन्स बनाते थे। जैसे कॉपर का कॉइन चलता था, है ना, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, इसीलिए इन लोगों को है ना हम कॉइनेज मेटल भी बोलते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जितनी भी कॉइनेज मेटल, 3 ही कॉइनेज मेटल है, उनका +1 फॉर्म क्या होता है, स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक, स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा मिलता है। और नेक्स्ट है आप लोगों का, नेक्स्ट इसका 12 ग्रुप। 12 ग्रुप में कौन आएगा, जिंक, उस पे चार्ज याद रखना +2, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। Cd +2 और एक मर्क्यूरी। तो ये 6 एलिमेंट आपको ध्यान रखना है, जो कैसा कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, स्यूडो गैस, स्यूडो नोबल गैस, सॉरी, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है भाई। तो ध्यान रखिएगा। अब हम अगर इसको समराइज कर दें तो कुछ भी ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ 5 फैक्टर्स याद रखने हैं जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, ठीक है। कैसे, उनको मैं एक फॉर्म में लिख देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ये लिखा ना आपने, ये स्टार बनाकर याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता ही रहता है जनरली। कॉइनेज मेटल, और ये जिंक, कैडमियम और ये Hg। एक एग्जांपल जिंक का समझा देता हूँ कैसे। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, ओके। कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ओके। अब क्या करना है आप लोगों को, हाँ, आप लोगों को क्या करना है, ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन देखना है। तो ये तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन जिंक +2 यूज करना है हमें। +2 का मतलब लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दीजिए। तो यहां भी देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। तो ये भी कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, PNGE कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना, स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही इसमें होता है, ध्यान रखिएगा। ये 3D है ना, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 4D हो जाता है। जस्ट नीचे हम मूव करते हैं तो ये 4D होता है, और ये 5D10 हो जाता है, ठीक है। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इनके बारे में आइडिया होना चाहिए कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके पास में कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखो अब शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग। शॉर्ट कितना आसान हो गया है, पॉजिटिव बनाइए और यहाँ नेगेटिव बनाइए। तो अब आपको आइडिया हो गया है सिंपल सा कि कैटाइन का साइज कैसा, एक मिनट, कैटाइन का साइज कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और एनाइन का साइज नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव मतलब लार्ज होना चाहिए। ये जिनमें भी होगा उनका कोवेलेंट कैरेक्टर कैरेक्टर हाई होगा, उसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर मिलेगा, ठीक है। कैटाइन का साइज स्मॉल, यहाँ लिख देता हूं स्मॉलर साइज ऑफ कैटाइन, और ये होना चाहिए लार्जर साइज। 2 पॉइंट समझ में आए, ठीक है। थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट सेम है, क्या, चार्ज, चार्ज ऑन कैटाइन ये भी ज्यादा होना चाहिए, और चार्ज ऑन
एनाइन, ये भी हाई होना चाहिए। अच्छा, इसका कंसेप्ट मैं आपको एक तरीके से और समझा सकता हूँ। जितना ज्यादा चार्ज होता है ना, मतलब प्लस पे, जैसे एक काम करो, Na+1 लो और Mg+2 लो, ठीक है। +2 का मतलब क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं तो किसी ऑर्बिट से लॉस हुए हैं ना, तो ऑर्बिट कम हो गई, मतलब साइज क्या हो गया, स्मॉल हो गया। तो वो इनडायरेक्टली कहने का मतलब वही होता है, ठीक है। ये 4 पॉइंट समझ में आ गए। कैटाइन का साइज स्मॉलर होना चाहिए, एनाइन का साइज लार्जर होना चाहिए, चार्ज दोनों में हमेशा इंक्रीज होना चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट है, ऐसी नोबल गैस होनी चाहिए, ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन हो जाना चाहिए जो स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 18। और वो कौन कौन लोग हैं, CD+1, अब तो याद हो गया होगा, Ag+1 और Au+1, ठीक है। और यहाँ है Zinc+2, CD+2, ये Cu है, सॉरी है ना, Cu, और ये CD+2, और यहाँ पर क्या होगा, Ag+2। These elements have pseudo noble gas electronic configuration. ओके, अब क्वेश्चंस की बात करेंगे, इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ना, तो वो ध्यान रखिएगा, और उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स। चलो, अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, Li, Lib, LiCl, और नेक्स्ट है LiF। एग्जामिनर पूछेगा आपसे डायरेक्टली कोवेलेंट कैरेक्टर का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है। तो देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, लिथियम, लिथियम कॉमन है, मींस कैटाइन का साइज से तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, एनाइन का साइज देखना होगा हमें, ये माइनस है, ठीक है। यही आपको डायग्राम माइंड में रखना है, उससे आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। एनाइन का साइज लार्ज होना चाहिए, क्योंकि कैटाइन तो कांस्टेंट है, सब में कैटाइन कांस्टेंट है, तो इससे तो हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। हम किससे कर पाएंगे, एनाइन, FClBrI, सिंपल है। अब क्या होगा, इनके अंदर आप देखते हैं टॉप टू बॉटम आने पे साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज है। तो इसका मतलब यह है कि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, आयोडीन का लार्जर साइज हो गया, मतलब उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, हाई होगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। तो इसका ऑर्डर कुछ इस टाइप से हो जाएगा, सिंपल है। जितना एनाइन का साइज लार्जर होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। एनाइन कौन है यहाँ पे, आयोडीन लार्जर है, क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पे आयोडीन का साइज लार्ज हो रहा है। ठीक है। अच्छा, यही क्वेश्चन एग्जाम में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से भी पूछा जा सकता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप लोगों ने जब आयोनिक कंपाउंड पढ़े थे ना, या आयोनिक बॉन्ड पढ़े थे, तो आपने कहा था कि सर इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मतलब जिसमें आयोनिक बॉन्ड होता है उसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो आप उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यू हैव टू नीड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी आर रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बट आप ये कह रहे हैं कि आयोनिक बॉन्ड का जस्ट रिवर्स कोवेलेंट बॉन्ड है, वहां पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, उसके कम होते हैं, ठीक है भाई। एक्सेप्शन एक डायमंड है, वो डजेंट मैटर, लेकिन बाकी अगर ऑर्डिनरी बात करें तो वहां कोवेलेंट कंपाउंड जितने भी है ना, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आयोनिक कंपाउंड के कंपैरेटिवली लेस होता है, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है। ये मैंने आपको कोवेलेंट कैरेक्टर बताया, आप लोगों से एग्जामिनर पूछ सकता है इनका मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर। तो आप सोचिए, इनमें आयोनिक बॉन्ड अगर होता तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते, बट इनमें कौन सा कैरेक्टर है, कोवेलेंट, और आपने ये ऑर्डर लिखा है कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए, कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए आपने ये ऑर्डर लिखा है। तो आप सोचकर बताइए किसका मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर, मतलब किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसको ऐसे समझा जा सकता है, देखो ये मैंने कौन सा लिखा है, कोवेलेंट कैरेक्टर लिखा है, मतलब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर हाई है, और कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें हाई है, मतलब इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है, ठीक है। तो ऑर्डर कैसा हो जाएगा, आप समझ गए, रिवर्स हो जाएगा इस तरीके से। दोबारा सुनिए, मैं क्या बोल गया, मैंने ये बोला है कि अगर आपसे कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए पूछा जाता है तो ये आंसर बहुत सही है। कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए ऑर्डर कैसा होगा, जिसके लिए एनाइन का साइज लार्जर होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होगा, ठीक है। एनाइन कौन है यहाँ, I-, Br-, Cl-, F-। I- मानी आयोडाइड, इसका साइज लार्जर है, लार्जर है मतलब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, हाई होगा, समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन को रिवर्स कर देता हूं, मैंने पूछा कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर तो पूछ लिया, सॉरी, अब मैंने पूछा मेल्टिंग पॉइंट। तो हमें एक बात पता है
कि जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। अब आप कह रहे हैं कि सर इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर हाई है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, लो हो गया, कम हो गया। इसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है, कोवेलेंट कम है, कोवेलेंट कम है मतलब इसमें कैसा कैरेक्टर ज्यादा हो गया भाई, कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो गया ना, इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, मतलब इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, तो रिलेट कर सकते हैं। तो आप एक छोटा सा कंसेप्ट बना दें यहाँ पे, क्या, कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना कम मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिखें सॉल्युबिलिटी में, नेक्स्ट, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी ऐसा लिख लो, अगर वाटर की बात करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड आर नॉट सॉल्युबल, या प्रॉपरली सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल कर लो, आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर ये लोग डिसॉल्व नहीं होते, कोवेलेंट जो कंपाउंड होते हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, लाइक बेंजीन, ईथर वगैरह, उसमें है ना, ये इसमें इनसॉल्युबल है। इस तरीके से आप इसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगर एक क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूं यहाँ पे, NaCl, MgCl2 और एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, अब आप इसका आंसर किससे देंगे, चार्ज से देंगे, चार्ज पॉजिटिव, +1 +2 +3, ठीक है, इसका चार्ज लार्ज हो गया है। जितना लार्ज चार्ज होता है ना उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होता है, अभी हमने पढ़ा। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसका है, कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें हाई होगा, ठीक है, AlCl3 में। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है इसमें, तो आप मुझे बताइए ये क्या वाटर में डिसॉल्व हो पाएगा क्या, एज कंपेयर टू NaCl, ये वाटर में प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब ये वाटर में इनसॉल्युबल है। ओके, अच्छा NaCl की बात करते हैं। NaCl के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, कोवेलेंट कैरेक्टर कम है मतलब आयोनिक कैरेक्टर हाई है, आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है मतलब ये वाटर में डिसॉल्व होगा, तो NaCl इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। इस तरीके से आप एक क्वेश्चन मुझे करके देखेंगे। देखो क्वेश्चन लिखिएगा जरा, आपको कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है ना, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है या लेस है। तो देखना, इसको क्वेश्चन को ऐसा लिख लो, इंक्रीज, आयोनिक का ले लीजिए, चलो, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, LiF, K2O, ClF3, SO2 और N2, ये इसको अरेंज करना है आयोनिक कैरेक्टर में ना। तो देखो ये, इसको नोट करें, फिर मैं इसे समझाता हूँ। आयोनिक कैरेक्टर देखना है आप लोगों को, ओके, आयोनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा, तो देखना जरा गौर से, इंपॉर्टेंट है। N2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो आपको पता है नॉन पोलर हो गया, आयोनिक का मतलब जिसमें आयंस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन तो सेम है, मतलब क्या हो गया, ये तो कोवेलेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है इसके अंदर, तो ठीक है। अब देखिए इसमें लिथियम फ्लोराइड है, लिथियम की अगर बात करो, लिथियम का साइज कैसा है भाई, स्मॉल साइज हो गया है, पॉजिटिव का साइज क्या है, स्मॉल है। उससे लार्ज साइज किसका है, के का है, क्योंकि आपको पता है लिथियम फिर पोटेशियम आता है यहाँ पे, है ना, सोडियम फिर पोटेशियम। तो इसका साइज क्या हो गया, आप सबसे पहले नॉन मेटल्स को ढूंढ लो, नॉन मेटल्स नाइट्रोजन है, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, मतलब सीधी सी बात है आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा ना, कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होगा। यहाँ सल्फर है, सल्फर की बात कीजिए, ये भी नॉन मेटल है, तो सेकंड ये होगा। अच्छा ये आयोनिक है सारे, क्योंकि ये क्या है, प्लस माइनस वाला केस है, मतलब ये तो माइनस माइनस है, ये प्लस माइनस है,
और ये भी प्लस माइनस है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हाई लेवल पे होंगे, मतलब सबसे ज्यादा तो होगा लिथियम फ्लोराइड के अंदर आयोनिक कैरेक्टर, कैटाइन का साइज छोटा है। फिर कौन है यहाँ पर, पोटेशियम, पोटेशियम का साइज K2O, और उसके बाद कौन होगा, ये तो मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया, हम इसको रिवर्स कर देंगे। उसके बाद आप लोगों का होगा ClF3, फिर होगा SO2, और सबसे कम कोवेलेंट ये आयोनिक कैरेक्टर किसमें होगा, नाइट्रोजन के अंदर। ये कौन सा ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर इंक्रीजिंग करना है तो इसको रिवर्स कर दो, N2, SO2, ClF3, K2O और LiF। इस तरीके से आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाजान रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। जनरली क्वेश्चंस क्या होंगे, एक तो आपसे पूछ लेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें हाई होगा, तो आप कैलकुलेट चेक कर लेंगे। कैलकुलेट तो क्या करना है, इसमें कैलकुलेशन नहीं हो सकती है ना, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ये। तो देखिए यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर की जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो इससे सॉल्व हो जाते हैं। सेकंड क्या होता है, आयोनिक कैरेक्टर से भी हो सकते हैं। थर्ड क्या होता है, सॉल्युबिलिटी आप इससे चेक करते हैं। और नेक्स्ट क्या है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट शो कर चेक कर लेते हैं ना। तो ये चार टाइप के क्वेश्चंस फाजान रूल से हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, अगला हेडिंग है हम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग, हाइब्रिडाइजेशन का क्या मीनिंग होता है, एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास में दो कंटेनर है, एक कंटेनर में मेरे पास में रेड कलर है, रेड पेंट है, ठीक है। और एक दूसरा कंटेनर है, उसके अंदर मेरे पास में जो कलर है वो व्हाइट है, व्हाइट पेंट है। मैंने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। इनको जब मिक्स करूंगा तो मुझे कैसा पेंट मिलेगा, पिंक, है ना। रेड और व्हाइट को जब मिक्स करते हैं तो पिंक मिलता है। तो क्या हुआ, ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस हो गई। मतलब आपने क्या किया, इन दोनों को मिक्स करके एक कॉमन बना दिया, ठीक है। तो इस कॉमन के अंदर रेड कलर भी है तो व्हाइट कलर भी है, ठीक है। तो यहां तक ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो पिंक कलर है ना वो इंटरमीडिएट हो गया। इंटरमीडिएट किसके लिए, व्हाइट कलर के लिए और रेड कलर का, ठीक है। तो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो मतलब आपने मिक्सिंग किया है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया मिक्सिंग, और मिक्स करने से एक नई चीज बना दी, ठीक है। इसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का जनरल टर्म क्रॉस भी होता है, ठीक है भाई। तो अब देखना क्या करना है, हम लोगों को ऑर्बिटल्स को क्रॉस करना है, ठीक है। ये वही है जो हमने वीबीटी पढ़ा था ना, कैसे कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म होता है, उसी का एक पार्ट है ये। तो देखिए इसमें क्या करना है आप लोग को, इसमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। पॉइंट्स क्या ध्यान रखने हैं, एस ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल है, ये दोनों क्या होंगे, मिक्स होंगे। आपने तो वीबीटी में तो पढ़ा था कि ओवरलैपिंग होगा, और ओवरलैपिंग होके क्या होगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर ऐसा है, ये दोनों मिक्स होंगे और टू एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये 1s है और ये p है, सपोज करो ये टू एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये मिक्स होंगे और मिक्स होके टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। 1 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। आप लोग जब इन्हें मिक्स कर देंगे, हाइब्रिडाइजेशन इनका करेंगे, तो उससे आपको 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे, ठीक है। वो कैसे होंगे जरा देखना, उसमें एक जो लोब होगा ना वो तो बड़ा होगा, लार्ज होगा, ठीक है। और सेकंड लोब क्या होगा, स्मॉल होगा। तो एस को और पी को जब हमने क्या किया, मिक्स किया, उससे कॉमन, जैसे भी हमारे पास में कॉमन या इंटरमीडिएट कलर पिंक मिला था ना, ऐसा ही यहां हो रहा है। यहां एस को और पी ऑर्बिटल को जब आप मिक्स करेंगे, उससे आपको एक कॉमन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेगा, ठीक है। ये दोनों के कैरेक्टर को कंटेन कर रहा है, मतलब इसमें 1s का भी कैरेक्टर है तो p का भी कैरेक्टर है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर इसको जो लार्ज लोब बनता है ना, इसको तो हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल लोब को किससे करते हैं, माइनस से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, इंटरमिक्सिंग कर दी। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों की एनर्जी जो है ना, ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब एस और पी की जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। एस कभी भी डी से ओवरलैप नहीं कर सकता, क्योंकि एस ओवरलैप करने का मतलब मिक्स नहीं कर सकता, ठीक है। तो डी की एनर्जी बहुत हाई होती है, एस की एनर्जी लो होती है, तो ये कभी भी है ना ओवरलैप नहीं करेंगे, यानी मिक्स नहीं होंगे,
ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ लेते हैं ना, तो लिखना जरा कॉपी के अंदर एक लाइन। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स produced is equal to number of atomic orbitals mixed। ठीक है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड। इसका मतलब कि अभी समझा है मैंने आपको, देखो ये एस है और ये कौन है, पी ऑर्बिटल है, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एस और पी, पी एक्स पी वाई जेड कुछ भी हो सकता है। एस और पी क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। मिक्स होंगे, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनको आप लोग बोलना एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, उससे आपको क्या मिलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, कितने मिलेंगे, टू एटॉमिक ऑर्बिटल है तो टू ही मिलेंगे। ठीक है, टू मिलेंगे तो कैसे मिलते हैं मैंने भी बताया आपको, एक लार्ज लोब की फॉर्म में मिलेगा और एक स्मॉल लोब की फॉर्म में मिलेगा। इसको प्लस बोलना, इसको माइनस बोलना, और ये जो आपको ऑर्बिटल्स मिले हैं इनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नोट कर लें इसे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल टू है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी टू हैं, इसको एक मत बोलना, ये वन और ये सेकंड स्मॉल वाला टू, टू है ये। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड लिखेंगे, ओनली दोज ऑर्बिटल्स, इसको नोट किया होगा आपने, ओनली दोज ऑर्बिटल्स विच हैव अप्रॉक्स इक्वल एनर्जी। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, ओनली दोज ऑर्बिटल्स विच हैव अप्रॉक्स, अप्रॉक्स मतलब आप समझ गए, दोनों की एनर्जी लगभग बराबर होनी चाहिए ना, अप्रॉक्स इक्वल एनर्जीज, इक्वल एनर्जीज। ठीक है, जैसे एस और पी में ओवरलैपिंग हो सकता है, मतलब वो एक दूसरे को मिक्स कर सकते हैं, लेकिन कभी भी एस और डी नहीं होगा, इसको क्रॉस कर दें। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, देखो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या इंडिकेट करता है, जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से डिटरमाइन होती है जियोमेट्री। एग्जाम्पल, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो मैंने आपको एक टेबल में पता है इस चीज के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन अगर sp होता है तो इसको क्या, कैसी जियोमेट्री बोलेंगे, लीनियर। तो एक एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं, HO हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किसको डिटरमाइन करता है, जियोमेट्री को। अगर मैंने आपको sp हाइब्रिडाइजेशन बोला है तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की जियोमेट्री कैसी होगी, लीनियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, फोर्थ पॉइंट। अच्छा, हमने वहां पर वीबीटी में ऐसा पढ़ा था कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही ओवरलैपिंग करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में वो ऑर्बिटल भी टेक पार्ट करते हैं जिनका ऑर्बिटल क्या हो, फुल फिल्ड हो। तो ये लिख लेना जरा, इसको नोट लगा के लिखना, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द हाफ फिल्ड orbitals must participated या पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये कंफ्यूजन मत रखना माइंड में आप लोग, है ना, अभी हालांकि समझेंगे इस बात को। वहां पर उल्टा था, यहाँ उल्टा है, तो कई बार ट्रू फॉल्स में लाइन दे देते हैं, तो फिर आप ध्यान रखना, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करे, जनरल भी कर सकते हैं, मतलब फुल फील्ड भी कर सकते हैं।
even completely filled orbitals can also participate. अंडरलाइन कर लीजिएगा, कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, मिक्सिंग होने के लिए क्या जरूरी है? उन दोनों को कांटेक्ट में आना। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होता कि, या ऐसे बोल दो इसको, हाइब्रिडाइजेशन नेवर टेक प्लेस इन आइसोलेटेड एटम। कोई भी एक आइसोलेटेड एटम है, अकेला एटम है, वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं, फिर हम समझते हैं इसको, है ना। फिफ्थ पॉइंट ऐड करिएगा इसमें, हाइब्रिडाइजेशन नेवर टेक्स प्लेस इन आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड एटम में कभी भी नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को मतलब इन एटम्स को क्या होना होगा, अप्रोच करना ही होगा। अच्छा, एक लाइन और ऐड कर सकते हैं चाहे तो, कि जो लार्ज लॉब क्रिएट होता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, स्मॉल वाले को नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, ये आपके माइंड में है वैसे। ठीक है, इसको लैंग्वेज फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आप समझिएगा। हाइब्रिडाइजेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब सीधा सा है कि मिक्सिंग। मिक्सिंग किसकी? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। इसको रिलेट करके पढ़े, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितना ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, मतलब एक्स नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एक्स नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, ये भी और एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, फोर्थ बात, एटॉमिक ऑर्बिटल जो है उसको जरूरी नहीं है कि वो फुलफिल्ड, हाफ फिल्ड ही हो, वो फुलफिल्ड भी होगा तो भी उसमें हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। ठीक है, और आइसोलेटेड एटम में कभी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। ये पॉइंट्स आपको दिमाग में इसलिए रखने हैं, अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है ना, जेई में पूछा गया था विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, तो उसमें कुछ एक मिस्टेक कर देते हैं, बाकी ट्रू कर देते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको ये पॉइंट्स हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब फर्स्ट हेडिंग दीजिए, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट टाइप हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं एसपी। एसपी हाइब्रिडाइजेशन को एक नाम और लिख लीजिएगा, डायगोनल। डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं इसको। अब समझना जरा इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग है और आसान है। एसपी हाइब्रिडाइजेशन, हालांकि हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है एसपी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किस टाइप की जियोमेट्री शो करता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जीरो लॉन पेयर वाला केस, और ओनली वन जियोमेट्री होती है इसकी, लॉन पेयर जिसमें जीरो होता है, लीनियर। ठीक है, अब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो लीनियर कैसे है। इधर समझिएगा, एस पी मतलब एक एटॉमिक ऑर्बिटल एस है, एस का शेप कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, सेकंड ऑर्बिटल क्या है, पी। अब पी एक्स भी हो सकता है, पी वाई, पी जेड, कुछ किसी को भी ले सकते हो आप लोग। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक्स ले लिया, सपोज करो ये पी एक्स हो गया, है ना, पी एक्स, और ये क्या है, एस। अब क्या होगा, ये अप्रोच करेंगे, इन दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अभी पढ़ा चुका हूं इसको हालांकि। तो यहाँ पे क्या होगा, इससे दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये देयर आर टू एटॉमिक ऑर्बिटल, सो ओनली टू टू हाइब्रिड ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड। यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल है तो दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। वो कैसे बनेंगे जरा समझना, देखना इधर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, वन, वन और टू, एक और फॉर्म करेंगे इस टाइप से। समझ गए आप मैंने क्या किया है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये, और दूसरा, सॉरी, हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, इनको एटॉमिक बोलते हैं। तो ये वन फॉर्म हो गया और सेकंड इस तरीके से फॉर्म हो गया। ठीक है, इसको बोल लेंगे हम लोग क्या, टू एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। ठीक है, और यहां पर इसकी जो जियोमेट्री है वो लीनियर है, और बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री। इसको नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एक तो लार्ज लोब के साथ स्मॉल लोब बनाना है, और एक बड़े लोब से फिर छोटा लोब बना देना, मतलब टू यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, याद रखिएगा इसके स्ट्रक्चर को।
180 डिग्री इसमें बॉन्ड एंगल है और sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब इसका एक तरीका है याद रखने का, अगर आपको डायरेक्ट sp हाइब्रिडाइजेशन पता करना है तो आप है ना एग्जांपल्स याद कर लें, जैसे बेरिलियम जितने में भी होता है ना बेरिलियम, वो सब sp होता है। इसको मैं हटा रहा हूं, ये समझ में आ गया। एक s है और एक p है, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल कितने, एटॉमिक ऑर्बिटल है 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, मींस 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होंगे, एक तो ये क्रिएट हो गया प्लस माइनस और एक ये हो गया, ठीक है भाई, इस तरीके से। चलो इसके एग्जांपल लिखना, ऑल कंपाउंड ऑफ बेरिलियम, और लिख लो ऑल कंपाउंड ऑफ बेरिलियम, फर्स्ट एग्जांपल। और सेकंड लिखिएगा ऑल कंपाउंड ऑफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अगर किसी कार्बन में 2 कार्बन एटम में ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पर सारे के सारे एग्जांपल होंगे sp हाइब्रिडाइजेशन के। इसको हम बोलते हैं C2H2, मतलब इसका अगर यहाँ पर हाइड्रोजन 2 लिखे, CH करो ना इसको, CH, तो इसको कंबाइंडली हम लिख सकते हैं C2H2। इसका कॉमन नेम याद रखना एसिटाइलिन, जिसको आपने इथाइन भी पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इथाइन, उसका नाम एसिटाइलिन है। अब आप एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें एक एग्जांपल क्या टाइप ले लेते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा नाम याद रखना ट्राइगोनल। हालांकि sp2 में हमने एक ज्योमेट्री और पढ़ी थी वी शेप, ठीक है, बट कॉमनली इसमें ट्राइगोनल ही मिलता है। अब देखिएगा इसमें क्या करना है, इसमें बड़ा आसान है, एक s यूज करना है और p ऑर्बिटल कितने होंगे 2, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपने क्या किया, s और p, s का मतलब एक s ऑर्बिटल, p2 का मतलब आपने क्या करना है, 2 p ऑर्बिटल्स लेने हैं, px py कुछ भी हो सकता है। अब आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल है 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कितने क्रिएट होंगे, 3 क्रिएट होंगे। ठीक है, तो देखना मैं फॉर्म कर रहा हूं, आप बाद में नोट कीजिएगा। सपोज करो एक एटॉमिक और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, सिंपल, ठीक है। सेकंड मैंने क्या किया, यहां से कर दिया, ये सेकंड हो गया, ठीक है। और थर्ड कैसे कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं, ये कौन सा हो गया, ये हो गया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। लिखेंगे जरा इसको, ऑर्बिटल्स कर ले। और यहां पर जो बॉन्ड एंगल होगा, इस बॉन्ड एंगल की अगर बात करें तो नजर आ रहा होगा, ये बॉन्ड एंगल कितना होगा 120, यहां लिख दो 120 डिग्री। एग्जाम्पल की बात करें तो वो होंगे बोरॉन, बोरॉन से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल है, तो लिख लो ऑल कंपाउंड ऑफ बोरॉन, ऑल कंपाउंड ऑफ बोरॉन। एंड अगर कार्बन की बात करें तो डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। 1 2 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इसका मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुए हैं, ये 1, देयर विल बी 2 एंड ये 3 है ना, 3 एटॉमिक, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को क्या ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं ना, ठीक है। अच्छा, इसकी जो शेप है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें मैंने sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपको कौन सी ट्रिक बताई थी, 0 और 1, यानी टी और वी, टीवी, T4 क्या था, ट्राइंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल, और V स्टैंड फॉर वी शेप, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है भाई। चलो आज हम इतना ही कंटिन्यू रखेंगे इसको, बाकी कल देखते हैं ना, तो आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा।